हाय मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? ओके। तो पिछले दिन यानी कि पिछले कक्षा में हम क्या पढ़ा था, आपको याद है? हाँ ठीक है, क्या पढ़ा था? कविता पढ़ा था। तो कविता का नाम क्या है? नाम क्या है? हाँ, सुख दुख। कविता का नाम क्या है? सुख दुख। क्या है? सुख दुख। कविता का नाम क्या है? सुख दुख। ये कविता किसने लिखा है? किसने लिखा है? हाँ ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। किसने लिखा है? सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। इस कविता का आशय आपको याद है? कविता हम पूर्ण रूप से पिछले कक्षा में पढ़ चुका है ना? हाँ पढ़ चुका है। तो उसका आशय आपके याद में है? ओके। तो कौन सा आशय है? हाँ ठीक है, हमारे ज़िंदगी में सुख और दुख का मिश्रण होना चाहिए। इस प्रकार की ज़िंदगी ही परिपूर्ण ज़िंदगी कहना है, ऐसा है ना? तो देखिए, अविरत, तो आपको याद है, और अंतिम पैराग्राफ भी हम पिछले अंतिम स्टैंजा भी हम पढ़ चुका है। तो और उसके बाद 2 प्रश्न भी हम विश्लेषण किया है ना? तो उसके बाद अंतिम प्रश्न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, क्या आप इससे सहमत है? अंतिम, अविरत सुख भी उत्पीड़न, क्या आप इससे सहमत हैं? अविरत सुख भी उत्पीड़न। अविरत माने निरंतर, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कभी कहता है हमारे जिंदगी में निरंतर सुख है, वह तो उत्पीड़न है, यानी कि वेदना है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो कविता पढ़ने के आधार पर आप बताइए, सहमत है? हाँ ठीक है, सहमत है। क्यों? तो केवल हमारे ज़िंदगी में सुख मात्र नहीं होना चाहिए, हमारे ज़िंदगी में सुख और दुख का मिश्रण होना चाहिए। इस प्रकार सुख और दुख का मिलते जुलते जो ज़िंदगी है, वह ज़िंदगी मात्र परिपूर्ण ज़िंदगी कहा जाएगा, ऐसा है ना? तो आंसर लिखिए, क्योंकि ज़िंदगी पूर्ण होने के लिए, क्योंकि जिंदगी पूर्ण होने के लिए सुख और दुख का मिश्रण अनिवार्य है ना? तो मिला है? ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी है, तो सुनिए। कविता से शब्द युग्मों का चयन करके लिखे। कविता से शब्द युग्म, युग्म माने मिलते जुलते, शब्द युग्म। हमारे कविता का हेडिंग देखिए, शब्द युग्म है, सुख दुख शब्द युग्म है। तो इसी प्रकार का बहुत सारे शब्द हमारी इस कविता में है। तो आप लोग देखना है, और देखने के बाद आपके किताब में लिखना है, और उसके बाद क्या, कहाँ लिखना है? हाँ ठीक है, आपके नोटबुक में भी लिखना है। ओके। तो सुनिए, सुख दुख, तो सुख दुख, और इनमें से बहुत सारे शब्द है, वे शब्द आप लोग पहचानना है और बताइए। हाँ ठीक है, कौन सा शब्द है बताइए? चिर दुख, चिर सुख, अति दुख, अति सुख। ओके। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, मानव जग। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ सोता जागता, वेरी गुड। किसने बताया है? हाँ। नेक्स्ट, हाँ वह है, बताइए। हाँ जग जीवन, कौन सा शब्द है? जग जीवन। और विरह मिलन, वेरी गुड। किसने बताया है? हाँ वेरी गुड, विरह मिलन। नेक्स्ट, हास अश्रुमाई,
कौन सा शब्द है? हास अश्रुमय। तो आप सभी इन सभी शब्दों को टेक्स्ट बुक में लिखना है और उसके बाद कहाँ लिखना है? आपके नोटबुक में भी लिखना है। ओके, अगले एक्टिविटी में जाए। ओके, देखिए, वर्ग पहेली की पूर्ति करें। वर्ग पहेली तो आप लोग, ये तो बहुत सिंपल है। मुख का टाइम और माने राइट साइड, नीचे की ओर। तो वहां में एक वर्ग पहेली का बक्सा आप लोग देखा है ना, उसमें फिल करना है। मुख का समानार्थी शब्द, मुख माने फेस, उसका समानार्थी शब्द कौन सा है? टाइम और का लिखना है राइट साइड में। तो पहला कौन सा शब्द है? हाँ, चेहरा। तो दूसरा, सफलता पाने के लिए इसकी जरूरत है। सफलता पाने के लिए किन की जरूरत है? हाँ, ठीक है, वेरी गुड, बताइए। मेहनत। ओके, मेहनत। तो नीचे की ओर लिखना, क्या लिखना? मेहनत। और देखिए, मेघ के लिए इस कविता में प्रयुक्त शब्द मेघ। मेघ माने क्या है? क्लाउड। इस मेघ शब्द के लिए कविता में और एक शब्द का प्रयोग किया है, वह कौन सा शब्द है? हाँ, देखकर बताइए। तो हाँ, ठीक है, घन। तो नीचे की ओर लिखना घन। और कविता में संसार का प्रतीकात्मक शब्द, कविता में संसार का प्रतीकात्मक शब्द कौन सा है? जग। ओके, वेरी गुड। कौन सा शब्द है? जग। नेक्स्ट, इसका अर्थ है आकाश। एक शब्द है, इसका अर्थ है आकाश। कौन सा शब्द है? आकाश। ओके, गगन। कौन सा शब्द है? गगन। नेक्स्ट, सुख दुख के मिलन से यह परिपूर्ण हो जाता है। कौन सा शब्द है? हाँ, वेरी गुड, जिंदगी। नेक्स्ट, उषा का अर्थ, उषा का समान अर्थ वाला शब्द। ओके, वेरी गुड, प्रभात। नीचे की ओर लिखना है। और क्या है? सुख दुख किस विधा की रचना है? सुख दुख किस विधा की रचना है? कहानी है? नहीं। फिर हाँ, कविता है, कविता। नीचे की ओर लिखना। और 9th क्वेश्चन, यह निरंतर का समानार्थी है। यह निरंतर का समानार्थी है। निरंतर माने उसका समानार्थी शब्द हम कविता में बहुत सारे पढ़े हैं। हाँ, बताइए। अविरत माने अविरत। और अंत में ये कभी नहीं बोलना चाहिए। हे बच्चे, आप कभी ये नहीं बोलना चाहिए। क्या? क्या है? नहीं, क्या है? हाँ, ठीक है, झूठ। झूठ। ओके, तो मिला है, तो आप लोग लिखना। नेक्स्ट, सुख दुख कविता का आशय लिखें। आप लोग इस कविता, हमारे जो कविता है, इस कविता का जो आशय है आपके नोटबुक में लिखना। ओके, नेक्स्ट, इतना है इस पार्ट। इस पार्ट का सभी एक्टिविटी और सब हम अब किया है। तो अब इस पार्ट पूर्ण रूप से हम पढ़ चुका है। तो आप लोग आपके नोटबुक में सुख दुख नामक कविता का मीनिंग्स लिखना है, प्रश्न और आंसर लिखना है और सभी एक्टिविटीज लिखना है। ओके, तो कोई संदेह है? नहीं। तो आगे हमें हमारा अगला चैप्टर शुरू करें। तो कोई आइडिया है आपको? कौन सा पाठ है? कहानी है? नहीं। क्या है? संस्मरण है। पिता का प्रायश्चित। पाठ का नाम है पिता का प्रायश्चित। क्या है? पिता का प्रायश्चित। किसने लिखा है? ये किसका संस्मरण है? हाँ, अरुण गांधी।
अरुण गांधी, आप जानते हैं उस व्यक्ति से, को मालूम है? हाँ, हमारे गांधी जी के पौत्र है। तो अरुण गांधी, तो अनुवाद, अरुण गांधी का लेखन है ये, तो उसका अनुवाद किसने अनुवाद किया है, उसका ट्रांसलेशन किसने किया है? हाँ, किसने किया है? देखिए, पढ़िए, अरविंद गुप्ता। किसने लिखा है? अरविंद गुप्ता। तो ये किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? हाँ, संस्मरण। पाठ का नाम है पिता का प्रायश्चित। पिता का प्रायश्चित, पाठ का नाम है पिता का प्रायश्चित। किस विधा की रचना है? संस्मरण है। किसका संस्मरण है? अरुण गांधी का। इसका अनुवादक कौन है? अरविंद गुप्ता। ओके, वेरी गुड। तो देखिए, सुनिए, शुरू करें। आप लोग तैयार हैं? ओके। उस समय मैं 16 बरस का था और अपने माता पिता के साथ दक्षिण अफ्रीका में डरबन से करीब 18 मील दूर एक आश्रम में रहता था। आश्रम को मेरे दादाजी महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। आश्रम दूर दराज के इलाके में था। वहाँ दूर दूर तक बस गन्ने के खेत थे। शहर से बहुत दूर रहने के कारण वहाँ हमारे कोई पड़ोसी नहीं थे, इसलिए मैं और मेरी 2 बहनें हमेशा शहर जाने के इंतज़ार में रहते थे। हम शहर जाने के हर एक मौके की तलाश में रहते, जिससे हम अपने मित्रों से मिल सके और साथ ही वहाँ के सिनेमा घर में फिल्में देख सके। क्या कुछ समझा है? नहीं, तो मैं पढ़ाते समय आप लोग मन में पढ़ना। उस समय मैं 16 बरस का था। उस समय, तो यानी कि ये संस्मरण के समय, उस समय मैं 16 बरस का था। उस समय एक समय था, उस समय मैं 16 बरस का था। 16 माने 16 बरस का था और अपने माता पिता के साथ दक्षिण अफ्रीका के डरबन से करीब 18 मील दूर एक आश्रम में रहता था। उसका वासस्थान यानी कि वह रहने का स्थान कहाँ है? उसके पास कौन कौन है? माता पिता है। तो अरुण गांधी के साथ कौन है? माता और पिता है। और माता पिता अरुण गांधी, तो हमारे अरुण गांधी तो अपने माता पिता के साथ दक्षिण अफ्रीका में डरबन से, दक्षिण अफ्रीका के डरबन से करीब माने 18 मील दूर एक आश्रम में रहता था। आश्रम को मेरे दादाजी महात्मा गांधी जी ने स्थापित किया है। उस आश्रम को मेरे दादाजी यानी कि अरुण गांधी जी के दादाजी कौन? हमारे महात्मा गांधी जी ने स्थापित किया था, उसका निर्माण किया था। आश्रम दूर दराज के इलाके में था। आश्रम दूर दराज माने दूर, विदूर। दूर दराज माने विदूर, दूर दराज माने सुदूर, बहुत दूर। दूर दराज माने आश्रम दूर दराज के इलाके में था। आश्रम तो दूर दराज के इलाके में था। वहाँ दूर दूर तक बस गन्ने के खेत थे। वहाँ उस प्रदेश में बहुत दूर तक फैले हुए, स्प्रेड होने वाला गन्ने के खेत थे। गन्ना मने शुगर केन। तो शहर से बहुत दूर रहने के कारण वहाँ हमारे कोई पड़ोसी नहीं थे।
तो ये आश्रम तो शहर से बहुत दूर है, इसके कारण हमारे कोई पड़ोसी नहीं थे। पड़ोसी माने नाइबर्स, पड़ोसी नहीं थे। इसलिए मैं और मेरी 2 बहिनें, इसलिए मैं, यहाँ मैं कौन है, हमारे अरुण गांधी और उसके 2 बहिनें हमेशा ही, हमेशा माने ऑलवेज, हमेशा ही शहर जाने के इंतज़ार में रहते थे। तो बच्चे हैं ये तीनों। तो हमारे अरुण गांधी को कितना 16 का है, कितना उम्र का है, ओके, कितना 17-16 का है, 16 बरस का है। 16 माने 16 years old, ओके। उसके 2 बहिनें हैं। तो वे तीनों बच्चे हर समय शहर जाने की, शहर माने टाउन, शहर जाने की इंतज़ार में था। इंतज़ार माने एक्सपेक्ट किया। हम शहर जाने के हर मौके की तलाश में रहते। हम तीनों बच्चे हर शहर जाने की, टाउन में जाने की इंतज़ार में रहता था, जिससे हम अपने मित्रों से मिल सके। तो वे लोग किसके लिए प्रतीक्षा करते हैं? हाँ, शहर गया है तो हमें अपने मित्रों से मिल सके, ऐसी प्रतीक्षा में वे हर दिन यहाँ से, इस आश्रम से शहर जाने की प्रतीक्षा में बैठ रहते थे, मित्रों से मिल सके और साथ ही वहाँ के सिनेमा घर में फिल्में देख सके। केवल मित्र से मिलना ही मात्र नहीं, वहाँ के जो सिनेमा घर है माने थिएटर, सिनेमा घर माने थिएटर में सिनेमा भी देखना है। क्या भी देखना है? सिनेमा। तो इसके लिए इन तीनों बच्चे हर समय इस आश्रम में रहता है, तो भी हर समय उसके मन में क्या इच्छा थी? शहर जाने की इच्छा थी। शहर जाने का इच्छा होने का कारण क्या है? तो एक तो उसके पहले के जो मित्र हैं उनसे मिल सके, और दूसरा है सिनेमा घर में जाकर सिनेमा देखना। समझा है? आपको ऐसी इच्छा है? ओके, तो बाकी सुनिए। समझा है? तो ठीक तरह से पढ़ना है, पाठभाग ठीक तरह से पढ़ना है। कोई डिफ़िकल्ट शब्द है तो उसका मीनिंग्स नोटबुक में लिखना है। ओके, बाकी सुनिए। एक दिन पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें कार से शहर ले जाऊं। उनकी वहाँ पूरे दिन की एक मीटिंग थी। मुझे ऐसे ही मौके की तलाश थी, क्योंकि मैं शहर जा रहा था। माँ ने मुझे सामान लाने की एक लंबी लिस्ट थमा दी। शहर में मुझे पूरे दिन बिताना था, इसलिए पिताजी ने मुझसे वहाँ कई बकाया कामों को पूरा करने को कहा। इसमें कार की सर्विसिंग भी शामिल थी। एक दिन पिताजी ने मुझसे कहा, क्या कहा? मैं उन्हें कार से शहर ले जाऊं। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, यानी कि अरुण गांधी के पिताजी ने अरुण गांधी से कहा। क्या कहा? उन्हें कार से शहर ले जाना है। तो उनकी वहाँ पूरे दिन की एक मीटिंग थी। उनको उस शहर में एक कंप्लीट दिन का मीटिंग थी। मुझे ऐसे ही मौके की तलाश थी। मैं तो, अरुण गांधी कहता है, मैं तो उस मौके की, उसी प्रकार एक मौका माने संदर्भ, अवसर मिलने की तलाश थी, मिलने के लिए सर्च कर रही हूँ। क्योंकि मैं शहर जा रहा था, क्योंकि मुझे कहाँ जा रहा था? शहर जा रहा था। माँ ने मुझे सामान लाने की एक लंबी लिस्ट थमा थी। इस प्रकार माँ सुनते ही माँ ने क्या किया? मुझे एक लंबी लिस्ट थमा दिया। क्या दिया? एक लंबी लिस्ट। लंबी माने लॉन्ग, लिस्ट थमा दिया। थमा देना माने टू सौंप देना। शहर में मुझे पूरा दिन बिताना था। शहर में मुझे पूरा दिन बिताना था।
इसलिए पिताजी ने मुझसे वहाँ कई बकाया कामों को पूरा करने को कहा। इसलिए पिताजी ने मुझसे वहाँ कई बकाया कामों को, बकाया माने वेस्ट, बकाया कामों को पूरा करने को कहा। इसमें कार की सर्विसिंग भी शामिल थी। तो पिताजी ने मीटिंग में भाग लेते समय वहाँ अरुण गांधी तो क्या किस प्रकार कोई काम किए बिना वहाँ बैठता है, तो इस समय पिताजी ने अरुण गांधी को कुछ काम सौंप दिया। उनमें एक था कार को सर्विसिंग, कार को क्या करना है, सर्विस करना है। तो मैंने पिताजी को मीटिंग की जगह पर छोड़ दो तो उन्होंने मुझे 5 बजे वहीं आ जाने को कहा। बताए गए कामों को फटाफट निपटाने के बाद मैं चढ़ से सिनेमा घर में घुस गया। वहाँ जॉन बेन की एक दिलचस्प फिल्म देखते देखते मुझे समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, और जब ध्यान आया तब तक शाम के 5:30 बज चुके थे। मैं झटपट गैरेज पहुंचा। वहाँ से कार लेकर जब मैं पिताजी के पास पहुंचा तब तक शाम के 6 बज चुके थे। पिताजी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने पिताजी को मीटिंग की जगह पर छोड़ा तो उन्होंने मुझे 5 बजे वहीं आ जाने को कहा। इस प्रकार मैंने क्या किया, अरुण गांधी ने अपने पिताजी को मीटिंग का जो प्लेस है ना वहाँ उसे पहुँचाया, छोड़ा वहाँ पहुँचाया। तो उन्होंने मुझे 5 बजे यानी कि 5 बजे को 5 o'clock 5 बजे को वहीं आ जाने को कहा, वहाँ लौट आने को कहा। बताए गए कामों को फटाफट निपटाने के बाद मैं छड़ से सिनेमा घर में घुस गया। तो अरुण गांधी ने क्या किया, हाँ बहुत समय है, 5 बजे होने के लिए बहुत सारे समय अभी बाकी है। तो इसलिए पिताजी उनको जो कार्य सौंप दिया है वह सभी कार्यों को फटाफट माने जल्दी, वेरी स्पीड निपटाने के बाद, निपटाना माने टू कंप्लीट करने के बाद मैं चढ़ से माने पेट्टन सिनेमा घर में घुस गया, सिनेमा घर में एंटर किया। वहाँ जॉन बेन की एक दिलचस्प फिल्म देखते देखते मुझे समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। वहाँ जॉन बेन की एक दिलचस्प फिल्म, वहाँ मैंने जॉन बेन की एक दिलचस्प माने इंटरेस्टेड सिनेमा देखा है। तो इस इंटरेस्टेड सिनेमा होने के कारण समय बीत गया वो मैं नहीं जानता। तो ऐसा है ना, आपको भी किसी एक कक्षा में पढ़ते समय इंटरेस्टेड कक्षा है तो हमें 45 मिनट्स बीत गया वो नहीं जानता है। लेकिन कुछ कक्षा तो ऐसा है बहुत लंबी जैसा हमें महसूस होता है। तो जो किसी कार्य में हमें बहुत इंटरेस्टेड है तो उनमें से हम लीन होता है तो समय बीतना वो हमें नहीं जानता है। इसी प्रकार हमारे अरुण गांधी ने जॉन बेन की इंटरेस्टेड सिनेमा देखने के कारण समय बीत चुका वो नहीं जानता है। तो और जब ध्यान आया है तो समय देखने से 5 बजे हो चुका था। ध्यान आया तब तक शाम के 5:30 बज चुके थे। 5:30 यानी कि 5:30 हो गया है। मैं झटपट गैरेज पहुंचा। मैं क्या किया, यानी कि अरुण गांधी ने झटपट सडनली गैरेज में पहुंचा। वहाँ से कार लेकर, वहाँ से सर्विसिंग के लिए दिए गए कार है वह लेकर पिताजी के पास पहुंचा। तब तक शाम के 6 बज चुके। तो वहाँ सर्विसिंग को दिए गए जो कार लेकर पिताजी के मीटिंग प्लेस में जाते समय 6 बजे चुके थे, 6 o'clock हो गया है।
पिताजी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। पिताजी तो इस प्रकार बेसब्री से माने रेस्टलेस होकर बच्चे की प्रतीक्षा में खड़ा है। तो इसी समय उन्होंने इंतजार कर माने एक्सेप्ट किया। उन्होंने उत्सुकता पूर्वक पूछा, तुम लेट क्यों हुए? उन्हें ये बताते हुए मुझे बहुत शर्म आई कि मैं जॉन बेन की एक पश्चिमी फिल्म देख रहा था, इसलिए मैंने कह दिया कि कार तैयार नहीं थी, इसलिए मुझे वहाँ देर हो गई। तो पिताजी ने मुझसे कहा, हे बेटा तुम इतना समय तक कहाँ था? इस प्रकार पूछता है। तो उन्हें ये बताते हुए मुझे बहुत शर्म है। तो मैं पिताजी से मैं तो एक सिनेमा देखने के लिए गया हूँ, इस प्रकार कहना मुझे बहुत शर्म आया है। शर्म माने शाय। तो इसलिए मैंने कह दिया। तो ये तो शर्म, तो सिनेमा देखने के लिए गया है, इस प्रकार पिताजी से कहने में उसे शर्म होता है। तो इसके कारण उसने और एक बात कहा। मैंने कहा, अरुण गांधी ने कहा कि कार तैयार नहीं, तो सर्विसिंग के लिए दिया जो कार है वो तो तैयार नहीं, इसलिए मुझे वहाँ देर हो गई, इसलिए मैं वहाँ बहुत समय खड़ा है। मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि पिताजी पहले ही गैरेज को फ़ोन कर चुके थे और असलियत से वाकिफ़ थे। लेकिन अरुण गांधी जी के पिताजी, तो अरुण गांधी को ये समझ में नहीं आया, अरुण गांधी का कोई अंदाज़ा नहीं था। अंदाज़ा माने गस। अरुण गांधी क्या नहीं किया, गस नहीं किया कि पिताजी पहले गैरेज में फ़ोन किया हो। तो उसका कोई संदेह ऐसा नहीं, पिताजी ऐसा नहीं किया है, इसी प्रकार की चिंता से उसने एक झूठ बात बताया है। तो लेकिन पिताजी ने क्या किया, अरुण गांधी को पहुंचने के पहले ही गैरेज में फ़ोन कर चुके थे और असलियत से वाकिफ़ थे। रियल सच क्या है वह जानता है, वाकिफ़ माने जानते थे। वे मेरे झूठ को जान चुके थे पर बोले। तो मेरे पिताजी से मैंने जो बात कही थी वह कंप्लीट पूर्ण रूप से झूठ है, वह मेरे पिताजी को मालूम था। जिस तरह मैंने तुम्हें बड़ा किया है उसमें मुझसे कोई भारी चूक हुई है। तो इसी समय पिताजी ने कुछ नहीं बोला, उसने केवल इतना कहा, जिस तरह से मैंने तुम्हें बड़ा किया है उसमें मुझे कोई भारी चूक हुई है। मैंने तुम्हें सच बोलने का आत्मविश्वास दिया है। अब मैं घर तक की 18 मील की दूर पैदल चलकर ही तय करूँगा। तो मैंने तुमने बढ़ा कर दिया है, तुमने ठीक तरह से भोजन देकर, वस्त्र देकर तुम्हारा पालन पोषण किया है, उसमें मुझसे कोई भारी चूक हुई है, उसमें कोई चूक यानी मिस्टेक नहीं हुए हैं। मैंने तुम्हें सच बोलने के, इन सब के अलावा मैंने तुमको क्या दिया है? सच बोलने का माने ट्रूथ, सच माने ट्रूथ, सच बोलने का आत्मविश्वास नहीं दिया। तो सच बोलने का आत्मविश्वास भी नहीं दिया। अब मैं घर तक की, अब नाउ मैं घर तक की 18 मील की दूरी पैदल चलकर ही तय करूँगा। यानी घर तक की जो दूर है, यहाँ से इस मीटिंग प्लेस में घर तक की जो दूर है वहाँ मैं तुम्हारे कार में नहीं पैदल चलकर जाऊँगा। ऐसा निर्णय लिया पिताजी ने, ऐसा निर्णय लिया। इतना है आज, बाकी हमें अगले दिन शुरू करें। तो ठीक तरह से पाठ पढ़ना है और मीनिंग्स लिखना है। ओके, धन्यवाद।